नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने सीरियल किलर्स की श्रृंखला की अगली कड़ी, एक और सीरियल किलर के अपराध के बारे में जो उससे जुड़ी हुई कहानियां हैं, उससे जुड़े हुए अपराध हैं, वो लेकर आया हूं। आज का सीरियल किलर अकेला शख्स नहीं था, ग्रुप ऑफ सीरियल किलर्स कहते थे उसको, और जिसने एक ज़माने में महाराष्ट्र के पुणे शहर में ऐसा आतंक मचाया कि सूर्यास्त के बाद लोगों ने सड़क पर निकलना बंद कर दिया था। शुरुआत कुछ यूं हुई कि 15 जनवरी 1976 वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट्स विद्यालय महाविद्यालय है पूना में, अभिनव कला महाविद्यालय। वहाँ का एक छात्र था प्रकाश हेगड़े। शाम के समय वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए, कोई उस दिन अकेला नहीं गया, मतलब उस दिन पहली बार नहीं गया था, जाया करता था। देर रात तक जब प्रकाश अपने घर पर नहीं आया तो उनके पिता, जो अभिनव कला महाविद्यालय के ठीक पीछे विश्व नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते थे, वो परेशान हुए। वो, उनकी पत्नी, परिवार के दूसरे लोग, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब मिलकर उसके उन दोस्तों के पास गए जिनके साथ वो सामान्य रूप से आता जाता था। सब ने बताया वो कहाँ थे, किस समय लौटे, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन सवेरे तक प्रकाश हेगड़े का कुछ भी पता नहीं लगा। पुलिस में गुमशुदगी लिखाई गई। प्रकाश हेगड़े 20 वर्ष का लड़का, जो उसी कला महाविद्यालय में, अभिनव कला महाविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन का छात्र था। 15 जनवरी की शाम की यह बात है। 17 जनवरी को एक डाकिये ने एक लिफाफा उनके पिता सुंदर हेगड़े के नाम से लिखा हुआ उनके घर पर फेंका या पहुंचाया। उसे पढ़कर उनका पूरा परिवार सकते में आ गया। प्रकाश हेगड़े की हैंडराइटिंग में अपने पिता को संबोधित एक पत्र कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मुझे तलाश करने की कोशिश न की जाए। ऐसी कोई बात कभी प्रकाश से घर में किसी भी सदस्य से नहीं हुई थी जिससे ये जरा सा भी अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार कौन सा कारण था कि वो घर छोड़कर चला गया, या वो मजबूर होकर घर छोड़कर जाने के लिए इस तरह की चिट्ठी उसने पोस्ट की। वो चिट्ठी लेकर सुंदर हेगड़े यानी प्रकाश के फादर थाने पर गए और ये बताया कि साहब इस तरह की ये चिट्ठी आई है, मैंने गुमशुदगी लिखवाई है, लेकिन बच्चे ने ये लिखा है कि वो खुद घर छोड़कर जा रहा है, जबकि इसका कोई कारण नहीं है। इसके 3 दिन बाद फिर एक चिट्ठी आई जिसमें उसी ने, प्रकाश हेगड़े ने अपनी हैंडराइटिंग में ही अपने पिता को लिखा था कि कुछ पैसों का इंतजाम करके रखिएगा, मैं किसी को भेजकर ये पैसे मंगवा लूंगा, लेकिन मुझे ढूंढने की कोशिश न करिएगा। पुलिस परेशान हो गई। पूरा 76, मतलब 15 जनवरी 76 की बात, पूरा 76 निकल गया। 77 में मार्च आ गया, लेकिन न तो प्रकाश हेगड़े का पता लगा, न उसका
वो जीवित पता लगा, न मृत ही वो कहीं पर उसके बारे में कोई जानकारी मिली। पुलिस भी परेशान थी कि आखिर ऐसा कहाँ चला गया ये बच्चा। और रैंसम वाली उस लेटर के बाद, फिरौती वाली उस चिट्ठी के बाद पुलिस को ऐसा लगने लगा कि इसने स्वयं, बच्चे ने यानी प्रकाश हेगड़े ने स्वयं ही एक नाटक किया है माँ बाप से पैसा लेने के लिए। फिरौती की रकम या पैसे लेने की बात उसने नाटक करने के बाद की है कि उसे कोई ले गया है। लेकिन घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि उसे कभी पैसों की कमी रही हो, कभी पैसों की ज़रूरत रही हो, या कभी उसने मांगा हो और घर वालों ने न दिया हो, पिता ने न दिया हो या किसी ने न दिया हो। घर में जिक्र भी कभी उसने नहीं किया, इसलिए घर वाले ये बात मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच अगस्त 1976 को कोल्हापुर में शाम को एक स्थानीय व्यापारी के यहां 4 बदमाश घुसे। ये सभी कम उम्र के थे। उन्होंने मालिक के हाथ पैर बांधे, जो अकेले थे उस समय घर में। कुछ हलचल सी उनके कमरे में हुई। घर के पीछे रहने वाले उनके नौकर ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या हलचल मालिक के कमरे में हो रही है, 2-3 नौकर भाग के कमरे में आए। उन्होंने 4 व्यक्तियों को हाथ में चाकू लिए हुए देखा। जोर से आवाज लगाकर उनको खदेड़ने की कोशिश की और बदमाश भी भाग गए और वहां से चारों निकल गए। दरवाजा खुला हुआ था, उसी से बाहर निकल गए, भाग गए। नौकरों ने 12 कोशिश की उन्हें पकड़ने की, लेकिन पकड़ नहीं सके। मौके पर उनके द्वारा छोड़ी गई सिर्फ एक ही वस्तु पुलिस ने बरामद की, एक नायलॉन की रस्सी जिसके एक सिरे पर फंदा बना हुआ था। फंदा भी खिसकने वाला, जैसे उससे अगर फंदे में फंसा के किसी की गर्दन को या किसी वस्तु को खींचा जाए तो वो अपने आप फंदा कस जाएगा। पुलिस ने ये सोचा कि कहीं से मिली होगी, इन्हीं के घर की होगी, बाहर मिल गई होगी। जो भी पुलिस ने अपने दिमाग से सोचा उसको चुपचाप थाने पर रख दिया। 31 अक्टूबर 1976, पहली घटना मैं याद दिला दूं, 15 जनवरी 1976 की थी। 31 अक्टूबर 1976 को पूना के विजयनगर कॉलोनी में 4 लोग इसी तरह घुस गए। चार दीवारी फांद कर वो भीतर गए, मुख्य द्वार पर लगे हुए डोरबेल को बजाया। बाहर अच्युत जोशी नाम का एक नौजवान, एक व्यक्ति बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही चारों ने भड़बड़ा के दरवाजा भीतर की तरफ धकेल दिया। अच्युत जोशी के गर्दन पे चाकू लगा दी और फिर दरवाजे को भीतर की तरफ से भिड़ा दिया। सभी उसके घर में घुस गए। उस समय घर में अच्युत जोशी और उनकी पत्नी उषा जोशी मौजूद थी। दोनों के हाथ पैर बांध दिए गए। दोनों के गर्दन में रस्सी का फंदा लगाकर दोनों की हत्या कर दी गई। जब वो चारों ऐसा कर रहे थे अच्युत जोशी और उषा जोशी के साथ, तभी उनका एक टीनेज्ड बच्चा, लड़का अच्युत जोशी का, वो दरवाजे पर धक्का देकर भीतर आ गया। जैसे ही वो भीतर आया, चारों ने उसे भी पकड़ लिया। उसे भी भीतर घसीटकर दोनों पति पत्नी में से एक के गर्दन में फंसी हुई इस नायलॉन की रस्सी को निकालकर उस बच्चे के गर्दन में फंसा दी और उसे खींचकर उसे भी मार दिया। उसके बाद इत्मीनान से उषा जोशी का मंगलसूत्र, पहने हुए गहने, घर के भीतर
अलमारियों को तोड़कर, बक्सों को खोलकर जितने भी गहने और पैसे थे वो लेकर वो 4 लोग फरार हो गए। यहां बताना यह आवश्यक है कि यहां जो नायलॉन की रस्सी मिली, जिस तरह का फंदा, सरकने वाला फंदा जैसे स्पेशलिस्ट आदमी उसे बनाता है, मुझे ध्यान है कि एनसीसी के कैंप में इमरजेंसी के लिए या किसी आपदा के समय एनसीसी के जवानों को ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए फंदा बनाना सिखाया जाता है। कैसे फंदे हैं जो ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं, कैसे फंदे हैं जो सरक कर, जैसे आप किसी लोहे की रॉड पर ऊपर उसे फेंक के खींचें तो वो कस जाएगा, खुलेगा नहीं। ऐसा लग रहा था कि वैसे ही किसी ने बहुत अच्छी तरह से वो फंदा बनाया है। लेकिन कोल्हापुर में उस फंदे के बारे में, चूंकि वहाँ कोई घटना नहीं हुई थी, पुलिस ने कभी उसका जिक्र नहीं किया, न ही अखबारों में कहीं पर यह बात आई। और यहाँ भी उनके जाने के बाद पड़ोसियों में से कोई आया होगा, हल्ला मचा, पुलिस आई, तो उसी तरह का नायलॉन का फंदा, फंदे लगे हुए रस्सी वहां पर मिल गई। इसके बाद 22 नवंबर 1976 को पूना के शंकर सेठ मार्ग पर श्रीमती यशोमती बाफना के बड़े बंगले में ये चारों घुस गए। इन्हें शायद अंदाजा नहीं था, घर में 2 जवान नौकर भी थे। उन्होंने आते ही श्रीमती बाफना को उनके हाथ पर बांधने की कोशिश की। बाफना के हाथ में उस समय उनके आसपास जो भी सामान था उससे ही उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया। साथ ही साथ उन दोनों नौकरों ने भी हाथ में जो कुछ आया, किचन से या वहाँ टेबल से, छोटी मेज से, उन्होंने इसका इतना प्रतिरोध किया इन चारों बदमाशों का कि अल्टीमेटली वो चारों घर से निकलकर भाग गए। बाहर लॉन में लगी हुई कांटे वाले तार को फांद कर वो चारों भाग गए। अगली घटना 1 दिसंबर 1976 की। शहर के मशहूर भंडारकर रोड पर एक स्मृति बंगला परिसर है, बहुत ही मशहूर है, लोग सब जानते हैं। वहां शाम को 4 बदमाश पूना के सबसे प्रतिष्ठित संस्कृत के विद्वान काशीनाथ शास्त्री अभयंकर के यहाँ घुस गए। श्री काशीनाथ शास्त्री अभयंकर, जिनकी उम्र उस समय 88 वर्ष थी, वो घर में मौजूद थे। उनकी पत्नी इंदिराबाई अभयंकर, जिनकी उम्र 76 वर्ष थी, वो भी घर में मौजूद थी। उनकी एक महिला नौकरानी सक्कूबाई बाद 60 वर्ष की, वो भी घर में मौजूद थी। काशीनाथ शास्त्री अभयंकर की नतिनी जूई 20 वर्ष, ये भी घर में मौजूद थी। और उनका पोता धनंजय 19 साल का, वो भी घर में मौजूद था। अभयंकर जी के पुत्र गजानन और पुत्र वधू यानी उसकी पत्नी, दोनों कहीं पर डिनर के लिए, नाइट डिनर के लिए कहीं इनवाइट किए गए होंगे, चले गए थे, घर में नहीं थे। डोरबेल किसी ने बजाई। पोते धनंजय, जिसकी उम्र 19 साल थी, उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसको ढकेल के भीतर किया, चाकू लगाया और मुंह में रुई का एक सॉलिड गोला जैसा बॉल आता है, कॉटन बॉल कहते हैं उसको, वो उसके मुंह में घुसेड़ दिया। हाथ को बांध दिया ताकि वो चिल्ला न सके। बहुत बड़ा बंगला था, लिहाजा उससे कहा कि ले चलो भीतर, कौन कौन है, पैसा कहाँ कहाँ रखा है। भीतर घुसते ही श्री काशीनाथ शास्त्री अभयंकर और उनकी पत्नी इंदिराबाई अभयंकर उन्हें दिखीं। दोनों के हाथ फिर एक नायलॉन की रस्सी से बांधे गए।
उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंसा गया। आवाज सुनकर उनकी नौकरानी सुक्काबाई बाग 60 वर्ष की, उसका भी हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। कमरों में घूमते समय छिपी हुई उसने ऊपर से कहीं देख लिया था नतनी जुई ने। वो जब बाहर आई तो उसे, उस 20 वर्ष की बच्ची थी वो, उसके सारे कपड़े उतार दिए इन चारों ने और इससे कहा कि मुझे हर उस कमरे में ले चलो जहां पैसा और गहना रखा हुआ है। उसे पूरे घर के हर कमरों में ले गए। जिस समय वो कपड़ा उसका उतार कर उसे नग्न अवस्था में चलने को मजबूर कर रहे थे, उसका भाई धनंजय वो देख रहा था। मुंह में कॉटन की बॉल होने की वजह से वो चिल्ला नहीं सकता था, हाथ बंधे होने की वजह से वो हाथ उठा नहीं सकता था, पैर बंधे होने की वजह से चल नहीं सकता था, लेकिन उसने जितनी भी आवाज़ निकाल सकता है उसका प्रतिरोध किया। ज़्यादा उसकी मुंह से जो जितनी भी जो साउंड निकल सकती है, गले से जो भी निकलती है, इसको देखकर बहन के सामने ही उसका गला फंदे से, उसी फंदे से जिनसे शास्त्री काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर का गला कसा था, उसी से उस बच्चे का भी गला कस के उसकी हत्या कर दी। जूही को सभी कमरों में ले जाने के बाद जितना उनको जेवर, पैसा, चांदी के बर्तन और तमाम और सामान बोरियों में भरकर इकट्ठा कर लिया और चलते चलते जूही को भी नग्न अवस्था में ही उसी तरह के नायलॉन की रस्सी का फंदा लगाकर मार दिया। यह घटना ऐसी थी चूंकि वो सबसे प्रतिष्ठित विद्वान थे कि पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोगों ने शाम को निकलना बंद कर दिया। शाम को और रात के शो जो पिक्चर हॉल में, उस समय तो पिक्चर हॉल ही थे, उस समय ये जो मल्टीप्लेक्सेस बने हैं कहीं नहीं थे, बड़े बड़े पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल हुआ करते थे जहां बैंड बाजे के साथ जो फिल्म लगती थी पूरा शहर जानता था कि आज फला हॉल में इस शुक्रवार से ये फिल्म शुरू होगी। ये सारे हॉल शाम और रात के शो में बहुत कम उपस्थिति के कारण दोनों शो उसके बंद कर दिए गए। सारी मार्केट बंद हो जाती थी शाम को 6 बजे। एक भय समा गया था कि कोई घर के बाहर निकलेगा तो उसका वही हश्र होगा जो अभयंकर फैमिली का हुआ। अच्छा, ये जब इन लोगों ने ऐसा किया तो डिनर के बाद शास्त्री जी का बेटा गजानन और उसकी पुत्र वधू यानी गजानन की पत्नी, ये दोनों जैसे ही घर में घुसे, दरवाजा भिड़ा हुआ था, बंद नहीं था। इन्होंने घर में 5-5 लाशें देख के इनकी चीख निकल गई। इनकी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के लिए बहू बेहोश हो गई। गजानन बाहर निकले, शोर मचाया, लोग आए, तब फिर पुलिस पीछे पीछे आ गई। चूंकि बहुत गंभीर घटना थी, पुलिस के सारे सीनियर अफसर्स भी वहां पर आ गए। पुलिस की किरकिरी होनी शुरू हुई कि साहब अच्युत जोशी, उनकी पत्नी उषा, उनका बेटा, सारे इसी तरह। अच्छा, वहां भी उस घटना स्थल पर भी नायलॉन की रस्सी जिसमें फंदा बना हुआ था वो मिला था और यही अभयंकर फैमिली के यहाँ 2 रस्सियाँ जिसमें फंदे लगे हुए थे वो भी मौकाए वारदात पर मिले थे। पुलिस पर इतना दबाव पड़ा कि पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था। शुरुआत वही होती है कि सब थाने पर जिन्होंने पहले ऐसी घटना की है उनकी सूची निकाली जाए, उनको एक एक को बुलाया जाए, उनको इंटरोगेट किया जाए, उनकी मोबाइल तो थे नहीं कि उनकी लोकेशन पता की जाए, घटनास्थल तक ये गए थे कि नहीं गए थे। बहरहाल उसे ट्रेडिशनल पुराने तरीके से बुला के
थोड़ी बहुत उनकी कुटाई करके जानने का प्रयास पुलिस करती रही, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पुलिस पर इतना दबाव पड़ा कि पुलिस को जैसे पुलिस का शहर में निकलना बंद हो गया। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसी बीच में मार्च 1977 को यरवदा के आसपास एक लड़के अनिल गोखले की लाश मिली। असिस्टेंट कमिश्नर जो उस समय वहां थे, मधुसूदन हुलियालकर, उन्होंने उनको 24 मार्च 1977 को बताया गया कि यरवदा में एक सड़क के किनारे एक सीढ़ी में पत्थर बांधकर और एक लाश उसी सीढ़ी में बंधी हुई पड़ी हुई मिली है गड्ढे में, वहां जहां कोई नया मकान सा बन रहा था, वहां की बात थी। लेकिन उसकी गर्दन पे भी वही नायलॉन की रस्सी और वही गांठ लगी हुई मिली। 1 दिसंबर के बाद से पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी और फिर मार्च, 24 मार्च को पहले पुलिस को लगा कि चलिए पुलिस की सख्ती की वजह से, पूछताछ की वजह से, बदमाशों की धरपकड़ की वजह से शायद अब ये घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन जब अनिल गोखले की लाश मिली तो आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। मानिकराव दमाने नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसके क्षेत्र में ये लाश मिली थी, उसने लाश की इस रस्सी की फोटोग्राफ ली जो लाश में गले पे निकली थी। फिर वो अभयंकर फैमिली के यहाँ जो रस्सी नायलॉन की मिली थी उसकी फोटोग्राफ, और उसको जिन लोगों ने हैंडल किया था उनसे बात की। फिर अच्युत जोशी के यहाँ जो मिली थी रस्सी, उससे बात की। अखबारों में इसके डिस्क्रिप्शन छपे कि एक ही तरह की रस्सी, एक ही तरह की गांठ हर जगह मिली है। ऐसा लगता है ये कोई लुटेरों का, कोई डकैतों का गैंग है। अखबारों में पढ़ के कोल्हापुर में जो रस्सी छोड़कर भागे थे बदमाश अगस्त 1976 में, वहां के अखबार वालों ने देखा तो उन्हें लगा कि शायद यही रस्सी उनके यहाँ बरामद हुई थी। हालांकि न वो चोरी कर पाए थे, घर वालों ने विरोध किया और वो वहां से भाग गए थे। पुलिस ने कोल्हापुर के थाने से वो रस्सी मंगवा ली और इन सभी घटनाओं में जो रस्सियां मिली थी या इस्तेमाल हुई थी उनको देखा तो वो बिल्कुल एक जैसे फंदे बनाई हुई रस्सियां थी। सभी के एक छोर पर फंदा, एक छोर खाली। अनिल गोखले की हत्या के बाद आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव पुलिस पर आया होगा। पुलिस कमिश्नर पुणे ने एक टीम बनाई मार्च 77 में। उसमें अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स, अच्छे पुलिस ऑफिसर जिनका क्राइम पर जिनकी पकड़ थी उनको रखा गया और इस टीम ने डिसाइड किया कि पहले जितनी ये 10 हत्याएं हुई हैं इनकी समरी इकट्ठा की जाए। कितने बजे की हत्या हो सकती है, कितने बजे फर्स्ट आदमी ने उसे देखा, पुलिस कितने बजे पहुंची थी, कितने लोग आए थे, कोई आई विटनेस अकाउंट हो तो उससे पता किया जाए। जब पूरा इकट्ठा किया तो उन्हें एक बात ये समझ में आई कि पहली हत्या या पहला आदमी जो गायब हो गया प्रकाश हेगड़े, और अंतिम जो मार्च 77 को मिला, 24 मार्च 1977 को अनिल गोखले, ये दोनों ही
आर्ट्स कॉलेज के पढ़े हुए थे, अभिनव कला महाविद्यालय के, और दोनों बैचमेट भी थे। पुलिस ने जब ये समानता देखी तो वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कॉलेज के कैंपस में जाकर जैसे ही बातचीत पुलिस ने शुरू की कि आपके यहाँ के 2 छात्र, प्रकाश हेगड़े जिसकी लाश भी नहीं मिली, जिसका जिंदा होने का कोई प्रमाण भी नहीं मिला, और अनिल गोखले जिसकी लाश गले में फंदा लगी हुई, सीढ़ी से बंधी हुई, पत्थर भी सीढ़ी में बंधे हुए मिली है। बात करते करते उन्हें ये पता लगा कि कैंपस में 4-5 लड़के ऐसे थे जिनसे पूरा कैंपस थर्राता था। किसी की घड़ी उतरवा लेना, किसी की मोटरसाइकिल जबरदस्ती ले जाना। उस बीच में कैंपस में कम से कम 7-8 मोटरसाइकिलों के चोरी होने की FIR थाने पे दर्ज थी। किसी का पर्स निकाल लेना, किसी ने सोने की चेन पहनी है जबरदस्ती डरा के वो ले लेना, और शाम को शराब पीना। पुलिस ने पता करना शुरू किया कि ये लोग कौन थे और क्या इनकी हिस्ट्री है। शायद इन दोनों हत्याओं से प्रकाश हेगड़े तो गायब था। प्रकाश हेगड़े और अनिल गोखले की हत्या के बारे में हो सकता है यहां से कोई क्लू मिल जाए। उनके साथ रहने वाले सभी लोगों की लिस्ट पुलिस की उस टीम ने बनाई। उन चारों का नाम भी पता लग गया। उनके नाम थे राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांताराम कान्होजी जगताप और मुनव्वर हारून शाह। पुलिस ने इनके घर पे पता किया, चारों घर से गायब थे। इस ग्रुप में और जो लोग थे पुलिस ने उनसे जानने की कोशिश की। इसी प्रोसेस में सतीश गोरे नाम का एक लड़का उनको मिल गया। चारों की हुलिया, चारों की फोटोग्राफ, चारों की एक्टिविटी, चारों का कैंपस में जो दबदबा था, कैंपस में किए गए क्राइम जितना बच्चे वहां बता सके, इन सब के बारे में जानकारी करते समय सतीश गोरे ने उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब इन चारों ने प्रकाश हेगड़े की हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानना चाहा कि हत्या कैसे हुई और कहां ले गए। सतीश गोरे ने कहा कि हम यहीं थे और हमारे साथ सुहास चंडक नाम का एक हमारा दोस्त और था, लेकिन हम उस घटना से इतना दहल गए, हमारा दिल कांप गया, हम लोग कई रात सोए नहीं, इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने घर वालों को बता सकें। और उसके बाद हम दोनों कभी इन लोगों के साथ कहीं नहीं गए। स्कूल मतलब कॉलेज भी जाना, आर्ट्स कॉलेज जाना बंद कर दिया। सतीश गोरे और सुहास चंडक को दोनों से सस्टेन्ड इंट्रोगेशन की गई। ये दोनों ही जो पार्क था, जिस पार्क की बात मैंने आपको बताई है, पेशवे पार्क, पूना का ये पेशवे पार्क जो अभिनव कला महाविद्यालय के पास था, और प्रकाश हेगड़े के पिता सुंदर हेगड़े के उस विश्व रेस्टोरेंट से 100 कदम 50 कदम की दूरी पर था। लगभग 1.5 साल बाद वो उसके पार्क के जो तालाब है, पार्क का पॉन्ड ऑफ द पार्क, वहां पर ले गए और बताया कि यहीं पर टीन के कंटेनर में उसकी बॉडी को रख के उसमें पत्थर डाल के, और सारे लोगों ने उसे पैरों से वो रोल करके पार्क तक ले गए और वो पॉन्ड तक ले गए, और फिर उसमें पैरों से रोल करके ही उसे पॉन्ड के भीतर उतार दिया। पुलिस ने खोजबीन की और वो टिन का कंटेनर मिल गया। टिन का वैसा कंटेनर जो सामान्य रूप से कूड़ा करकट डालने के लिए पार्क में रखा जाता है।
वो टिन का कंटेनर मिल गया। 1.5 साल में लाश में कुछ भी नहीं बचा था हड्डियों के सिवा, लेकिन एक चीज उसमें अच्छी तरह बची थी, नायलॉन की एक रस्सी जिसमें वही फंदा लगा हुआ था जो अभयंकर फैमिली, अच्युत जोशी फैमिली और बाद में अनिल गोखले के गले में पड़ा हुआ था। बात तय हो गई कि ये मर्डर इन्हीं चारों ने किया, बाकी सारे मर्डर भी इन्हीं चारों ने किया। पूरी पूना की पुलिस ने मिलके इन चारों के बारे में पता करना शुरू किया और 30 मार्च 1977 को ये चारों गिरफ्तार हो गए। एक एक करके उन्हें हर जगह ले जाया गया। प्रकाश हेगड़े की लाश मिल चुकी थी, बाकी उन्होंने कैसे कैसे किया वो सब सारी बातें उन्होंने बताई। ये भी बताया कि वो उन लोगों को कॉलेज में ही शराब पीने की लत पड़ गई थी। मोटरसाइकिल चुराना, छोटी मोटी कैंपस में चोरियां करना, स्कूल में छोटी मोटी चोरियां करना, ये सब वो लोग करते रहे। लेकिन अब धीरे धीरे उनके शौक बहुत बढ़ गए थे और इन छोटी छोटी चोरियों से मिलने वाले पैसे से उनके शराब का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि हमें बड़ा काम करना है। प्रकाश हेगड़े के बारे में बताया कि वो शाम को टहलने के लिए उसी पार्क में, पेशवे पार्क में जाया करता था। दिखाई पड़ गया, हम लोगों के साथ पढ़ता था। जिन दोस्तों के साथ वो आया था उनसे अलग करके उसे बात करने के बहाने हम लोग किनारे ले गए। उसके बाद उसे चाकू लगा के अपने पिता के नाम चिट्ठी लिखवाई, 2। एक कि मैं घर से जा रहा हूं ताकि पुलिस तलाश न करे, दूसरा पैसे की ज़रूरत थी, पैसा इकट्ठा करके रखिएगा। उसके तुरंत बाद उसी रस्सी के फंदे से उसका गला घोट के उसे उस टिन के कंटेनर में डाल के ऊपर से तमाम कंकर पत्थर भर के और पैरों से उसे ढकेलते हुए पॉन्ड के पास ले गए और पैरों से ही ढकेल के उस पॉन्ड के भीतर डाल दिया। कोल्हापुर के बारे में उन्होंने बताया कि कौन कौन था वहाँ पर, कैसे हमारा विरोध हुआ और कैसे हम वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर 31 अक्टूबर 76 की घटना अच्युत जोशी वाली वर्ड बाय वर्ड उन्होंने बताई कि हुआ क्या था, कैसे कैसे हमने बांधा था, कैसे उनका बेटा आ गया, कैसे उसको बांधा और फिर कितना सामान हम वहाँ से ले गए। 22 नवंबर 1976 को यशोमती बाफना के यहाँ जब श्रीमती बाफना ने उन सब का विरोध किया और नौकरों ने विरोध किया, चूंकि उन्होंने रूबरू देखा था और उन्होंने देखते ही इन चारों को पहचान लिया और ये भी बताया कि कैसे कैसे कौन कौन सा काम इन चारों ने क्या क्या किया था और कैसे इनको चोट पड़ी थी। फिर अंत में सबसे बड़े कांड 1 दिसंबर 1976 को उन्होंने बताया कि कैसे वो भीतर घुसे, कैसे शास्त्री जी और उनकी पत्नी को बांधा, किस तरह से सबसे पहले उनके पौत्र धनंजय के मुंह में कॉटन बॉल्स डाल के इसे, और कैसे जो बच्ची थी जुई उसके साथ कैसा घिनौना बर्ताव किया। अंत में अनिल गोखले के बारे में बताया कि अनिल गोखले का भाई जयंत गोखले हम लोगों के साथ पढ़ता था। जयंत पैदल जा रहा था और जक्काल ने उसे अलका टॉकीज के पास देखा और कहा कि पैदल क्यों चल रहे हो, मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसको वहां से ले जाके एक पुराने शेड के नीचे उसी नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोट दिया और फिर उसे एक सीढ़ी में बांधकर, जब ये वो समझ गया कि वो मर चुका है,
उसके साथ एक सीढ़ी में, उसको एक सीढ़ी में बांधा और उसे मुलामुथा नदी में मैं सीढ़ी के फेंक दिया। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर वो किनारे लग गया जहां पर तमाम कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा हुआ था। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद और एक एक अपराध की डिटेल्स मिलने के बाद रोज अखबारों में इसके सीरियल्स छपने लगे, फॉलो अप छपने लगे। सरकार ने समराव जी सामंत, ये बहुत ही सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं जो गवर्नमेंट की साइड से बहुत बड़े बड़े केसेस में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। सरकार ने इनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस ट्रायल के लिए अपॉइंट किया, इन चारों के लिए। 15 मई 1978 को ट्रायल शुरू हुआ और लगभग 4 महीने चला। 28 सितंबर 1978 को इन चारों को पुणे सेशंस कोर्ट में जो जज साहब थे, श्रद्धेय श्रीमान जज साहब श्री वामन नारायण बापत ने इन चारों को मौत की सजा सुना दी। 6 अप्रैल 79 को, साल भर बाद, हाई कोर्ट में जब इस मौत की सजा के खिलाफ ये चारों गए, हाई कोर्ट ने इनकी मौत की सजा बहाल रखी चारों की। अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट जितनी इनकी स्पेशल लीव पिटिशंस थी सब खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने सारी एसएलपीज को खारिज करते हुए 17 नवंबर 1979 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले को अपील किया। तो ये माना कि बिल्कुल इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और इस समय तक चूंकि देर पर देर हो रही थी, पूना में गुस्सा अपने चरम पर था। 1000 बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के विद्वान, बहुत मैनेजमेंट के स्कॉलर्स, टीचर्स, 1000 लोगों ने एक पिटीशन साइन की और उसे राष्ट्रपति के पास भेजा कि इन चारों को जो फांसी की सज़ा होनी है, ये जल्दी से जल्दी इसकी जो भी आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी नियम से आप करना चाहते हैं, उसको करा के इसकी सज़ा को जल्दी से जल्दी दिया जाए, क्योंकि पूरे पूना शहर में इनके प्रति गुस्से का माहौल है। उसके बाद ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास मर्सी अपील में गए और मर्सी अपील भी महामहिम राष्ट्रपति ने खारिज कर दी। उस दरमियान 76, 77 और 80-82 तक जिन लोगों ने पूना में इस मंजर को देखा होगा, बहुत से हमारे किस्सा गोई परिवार के श्रोता हैं जो पूना से लगभग हर दिन कमेंट करते हैं। वो अगर यंग हैं तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछेंगे, पूरी बात उन्हें पता लग जाएगी। और फिर सारी मर्सी पिटीशन डिसमिस होने के बाद सेंट्रल जेल, यरवदा की सेंट्रल जेल पर 27 नवंबर 1983 को चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। इन चारों पर श्री शरद अवस्थी जो एसीपी थे उस समय, और उनकी ड्यूटी उस समय कोर्ट में थी जिस दिन इनको फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी, या जिस दिन इनको सज़ा सुनाई जानी थी, उन्होंने बताया कि पूरा कोर्ट का कैंपस भरा हुआ था और जब ये वहाँ से बाहर निकले तो ये विक्ट्री का सिंबल बना के बाहर निकले, हाथ हिलाते रहे क्राउड की तरफ, जैसे ये हीरोज हैं। उनका ये व्यवहार देख के पब्लिक अचानक अचंभे में आ गई कि लोग तो ये बता रहे हैं फांसी हो गई, तो ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। काफ़ी देर तक ये कन्फ्यूज़न कोर्ट परिसर में बना रहा, जब तक कि अखबारों और टीवी में ये नहीं आ गया कि चारों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। 1986 में एक मराठी फिल्म बनी, माफीचा साक्षीदार, जिसमें नाना पाटेकर और मोहन गोखले ने काम किया था। और ये इन्हीं चारों स्टूडेंट्स पर बनाई गई फिल्म थी, जिसमें पाटेकर ने राजेंद्र जक्काल का रोल किया था, नाना पाटेकर ने।
ये नाना पाटेकर की शुरुआती दौर की फिल्मों में थी। अगली फिल्म अनुराग कश्यप ने बनाई, जो इन्हीं सीरियल मर्डरर्स पर बनी थी। लेकिन ये फिल्म कभी भी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसमें दिखाए गए वायलेंस और ड्रग एब्यूजेस पर बहुत ही गंभीर आपत्ति की थी। इसकी वजह से ये कभी भी सिनेमा हॉलों में नहीं आ पाई। लेकिन बाद में ये फिल्म तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आज की घटना, जनवरी 76 से मार्च 77 के बीच 10 लोगों की निर्मम हत्या, जिसमें अच्युत जोशी और काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर का पूरा परिवार भी शामिल था। सभी मौकों पर लाशों के पास फंदे वाली रस्सियां भी मिली थी, लेकिन पुलिस अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन जब पूरे पुणे में भय का वातावरण हो गया, 6 बजे के बाद मार्केट बंद होने लगी, पिक्चर हॉलों के शो बंद हो गए, तब पुलिस पर दबाव बना, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ था उस समय पुणे में। और इस डर के माहौल, पुलिस के दबाव पर, पुलिस के ऊपर पड़ने वाले दबाव के कारण ही पुलिस थोड़ा सक्रिय हुई। और 2 लोगों को जब उन्होंने अभिनव कला महाविद्यालय से उनके स्टूडेंट्स होने के नाते जोड़ा, तो कड़ियाँ एक के बाद एक खुलती चली गईं। सोचिए, उस दौर की बात है जब मोबाइल नहीं थे, सीसीटीवी नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, जीपीएस लोकेशन की कोई बात नहीं थी, और ये साल भर में 10 बड़ी हत्याएं करके बच के निकलते चले गए। आज के दौर में ये संभव नहीं है। शहरों में तो कोई गली कूचा नहीं है जहां पर लोगों ने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे न लगा रखे हों। इसलिए आज के दौर में ऐसा संभव नहीं है कि इस तरह की घटना हो जाए और एक भी सीसीटीवी फुटेज न मिले। पुलिस ने विवेचना अच्छी तरह से की। पाए गए नायलॉन की रस्सियों के जो एंड्स जो होते हैं, उनका फॉरेंसिक जांच कराई। इनके घरों में जो उसी कलर की रस्सियां बरामद की गईं, उनके जो कट एंड्स हैं उनका मिलान कराया गया, और सभी जगह मिलने वाली रस्सियों में उनके नॉट यानी उसके गांठ के पैटर्न से ये साबित किया कि इन्हीं लोगों ने ये सारी हत्याएं की हैं। और तभी शायद इसी एविडेंस के कारण चारों को फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन एक बात गौर करने की है कि 4 दोस्त पढ़ने के लिए कॉलेज में गए, आर्ट्स कॉलेज में। वहां वो शराब पीने के आदी हो गए, छोटी छोटी चोरी शुरू की, फिर बड़ी बड़ी घटनाएं शुरू कर दी। ऐसा संभव है कि माँ बाप ने ये नोटिस न किया हो कि उनके बच्चे ऑलमोस्ट रोज शराब पी कर आते हैं। फिर उन्होंने क्यों नहीं नोटिस किया कि सबके पास मोटरसाइकिलें कहाँ से आ गई, सबके पास बढ़िया टी शर्ट, बढ़िया जीन्स, अच्छे जूते, बढ़िया घड़ियां कैसे आ गई। जरूर पूछा होगा, कम से कम माँ ने पूछा होगा ये कहाँ से ले आए। लेकिन बच्चों की तब भी ये आदत थी, आज भी ये आदत है। आप उनसे पूछिए तो यही बताएंगे, दोस्त ने दिया है, दोस्त ने दिया है, दोस्त से मांग के लाया हूं। शर्ट को भी बता देंगे, पैंट को भी बता देंगे, घड़ी को भी बता देंगे, मोटरसाइकिल को तो बताएंगे ही बताएंगे कि मेरी नहीं है मम्मी, दोस्त से मांग के लाया हूं। लेकिन क्या किसी घर वाले ने ये जानने की कोशिश की कि कौन सा इतना बड़ा धन्ना सेठ इनका दोस्त या दोस्त के घर वाले हैं जो मोटरसाइकिल, कपड़े, घड़ी बांटते फिर रहे हैं। अरे कभी उसके घर चले जाते, नाम तो बताएंगे किस दोस्त का, कोई ना कोई नाम बता देंगे, कहाँ रहता है ये पूछ लेते। कभी उनके यहाँ चले जाते, उनसे कहते कि भाई हमारे बच्चे को आपने मोटरसाइकिल दे दी है, वो घूमता ज़्यादा है, पढ़ता कम है, खराब हो रहा है, क्यों दे दिया आपने। तो शायद आपको उस समय सही बात का पता लग जाता। लेकिन और हमें नहीं लगता कि रोज का रोज शराब पीने वाली बात उनके घर वालों से छिपी होगी, बिल्कुल संभव नहीं है। ये सब जानते हुए भी मुंह मोड़ने वाले पेरेंट्स बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। परिवार की बदनामी होती है और समाज थू थू करता है ऐसे परिवारों पर।
हमारे यहाँ पुलिस में एक सूत्र वाक्य अनुशासन बनाने के लिए कहा जाता है कि आप किसी को अनुशासन के लिए सजा दें या न दें, लेकिन टोका टाकी जरूर करें। वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि अगर आपने किसी को टोपी पहने हुए नहीं देखा, सजा भी दे सकते हैं आप, लेकिन उसे टोक दें कि भाई ड्यूटी पे खड़े हो, टोपी क्यों नहीं लगी है, वो फौरन निकाल के। ये पुलिस के सीनियर अफसर्स को कहा जाता है, आप जहाँ कहीं पुलिस के इस तरह के छोटी मोटी गलतियाँ जिसमें आप सजा भी दे सकते हैं, सजा दें न दें ये आप पे है, लेकिन टोका टाकी जरूर करें। पैटर्न का जूता नहीं पहना है, वर्दी सही तरीके से नहीं पहनी है, बेल्ट इधर उधर बंधी हुई है, कैप के लगाने का तरीका गलत है, आपकी नज़र में पड़े, खड़े होइए, बुलाइए, उसको टोकिए। ये बात बच्चों के परिवार के बच्चों पर भी लागू होती है कि अगर बच्चे के बात व्यवहार में जरा सी भी कोई बात अनयूजुअल दिखाई पड़े तो उससे पूछिए जरूर, टोकिए जरूर। आप पूछेंगे वो और टोकेंगे तो कम से कम थोड़ा उसका अनुशासन बनेगा कि ऐसा करने पे मुझसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपके टोकने से बच्चों की आधी डिसिप्लिन सुधर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आशा है आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।